हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर केमिस्ट्री की क्लास में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलराश लॉ स्टडी करेंगे। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोलराश लॉ। इस कोलराश लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइंड करा दूँ। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था और मैंने वहाँ आपको बताया था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसका मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय एक्सपेरिमेंटली और बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोलराश, और कोलराश ने बताया कि कैसे हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम किस तरीके से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर, यानी आपने जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके अंदर आपने एक्सेस में पानी या वाटर या सॉल्वेंट मिलाया है। तो कोलराश लॉ कहता है इट स्टेट्स that at infinite dilution the molar conductivity of an weak electrolyte can be expressed as the sum of the contribution from its individual ions। मैंने आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितने आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जितने आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उन आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी पैदा होती है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी नाम देते हैं। तो कोलराश लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी को हम केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता कर सकते हैं, यानी हम उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर मिला दें। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर मिला दें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट can be expressed as the sum of the contribution from its individual ions। जैसे हम कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इस तरीके से एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी पता करनी होती है उसको हम यहाँ रख देते हैं। तो हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी पता करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जनरली में किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू या किसी ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसकी मोलर कंडक्टिविटी को पता नहीं कर सकता, बट विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ आई कैन एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम जब भी लिखते हैं तो ये कहता है कि एसिटिक एसिड की जो मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको पता करनी है
तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, दिस इज एसिटिक एसिड, ये एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये सम होगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन, यानी एसिटिक एसिड बनाएगा एसीटेट आयन एंड लैम्डा एन H प्लस। तो इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले से मैं एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है वो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको HCl का मोलर कंडक्टिविटी लिखना है तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट HCl सम ऑफ contribution from its individual ions H plus and lambda infinite Cl plus। अगर आपसे कहा जाता है MgCl2 के लिए आपको कोलराश लॉ लगाना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ MgCl2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी MgCl2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम मोलर कंडक्टिविटी पता करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 ion sum of the contribution its individual ions, तो Mg+2 ion and lambda infinite Cl minus ion। अब हम जानते हैं MgCl2 को जब एक्वस में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, it gives Mg+2 and 2 Cl minus ion, तो 2 Cl minus ion देगा, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है Al2SO4 होल थ्राइस का मोलर कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। इसको हम देखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस को जब हम एक्वस में डालते हैं, it gives 3Al plus 3 and 2Al plus 3 and 3SO4 minus 2i। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, अब हमने कहा सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन, तो इसको इसके इंडिविजुअल आयन में तोड़ देते हैं, यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ लिखा जाएगा Al 2Al plus 3 plus 3 lambda infinite SO4 minus 2। तो इस तरीके से हम कोलराश लॉ के थ्रू किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंसंट्रेशन है, उसको मोलर कंडक्टिविटी जो है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको इसको समझाने के लिए बताता हूँ। आपसे कहा जाता है फाइंड lambda n infinite for acetic acid, for acetic acid find lambda infinite for acetic acid। इसके लिए आपको कुछ डाटा गिवन है, लैम्डा m लैम्डा NaCl, इसके लिए आपको दिया गया है 126.4, लैम्डा इनफाइनाइट HCl इक्वल टू 425.9 and
lambda infinite of sodium acetate is given 91.0. Simon centimeter square mole inverse, Simon centimeter square mole inverse, Simon centimeter square mole inverse. तो ये आपको डाटा क्या यहाँ डाटा गिवन है। फाइंड लैम्डा इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो आप इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको ये डाटा दिया जाता है, NaCl का मोलर कंडक्टिविटी आपको इतना दिया गया है, HCl का मोलर कंडक्टिविटी आपको इतना दिया गया है, और सोडियम एसिटेट का मोलर कंडक्टिविटी आपको 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया है। देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। तो जब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ के अंदर सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि हम बाय यूज ऑफ कोलराश लॉ जो है, हम किसी भी वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है हम मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को कहा गया है बाय गिवन दिस डाटा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसिटिक एसिड किस तरीके से बना है। तो यहाँ में 3 वैल्यू दी गई है, NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट। अगर देखो, अगर मैं सोडियम एसिटेट की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूँ तो यहाँ मुझे मिलने वाला है CH3COOH प्लस NaCl, यानी सोल्ट प्लस एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड प्लस सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हमने कहा सोडियम एसिटेट की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं और NaCl बनाते हैं। अब हमें पता है लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड के लिए जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस बाई कोलराश लो, बाई कोलराश लो के अकॉर्डिंग हम एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी इस फॉर्म में लिख देते हैं। जब यहाँ हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो यहाँ आप देखें कि सोडियम एसिटेट HCl एसिटिक एसिड और NaCl जब यहाँ बना है तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसे मिला हमें, इस लैम्डा एसिटिक एसिड इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू प्लस में आ जाएंगी और इस वैल्यू को हम इसके अंदर से डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों से हमारे पास ये बना है और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा HCl इनफाइनाइट माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, यहाँ सोडियम एसिटेट का मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है 91.0 प्लस HCl का मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है 425.9 माइनस
NaCl 126.4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4 to 5.9 91 96 11 5 lambda infinite acetic acid equal to 5 16.9 minus 126.4 126.4 ये 5 ये 0 ये 11 9 और ये चला गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें कोलराश ने बताया कि किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराश। Application of Koolrasch तो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे कि हमने बताया आपको कि हम बाय यूज ऑफ कोलराश लो जो है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लो। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ इनफाइनाइट लिखते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा हम इसका एप्लीकेशन देखें तो हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कोलराश लॉ का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। यहाँ लैम्डा एम सी ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, या आप इसकी जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। तो
हम भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्यू सी अपॉन लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ लैम्डा एम सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन। यानी किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम उसको लैम्डा एम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ लैम्डा एम इनफाइनाइट तो आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायमेंशन। इनफाइनाइट यानी एक्सेस ऑफ वाटर जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के में ऐड किया है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। तीसरा इसका अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो तीसरा एप्लीकेशन हम इसका यहाँ देखते हैं, कैलकुलेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम जो है वो बाय यूज ऑफ कोलराज लॉ पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? हमें पता है अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा लिखते हैं। तो एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे पास कोई वीक बेस है तो वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb लिखा जाता है और Kb का वैल्यू भी C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा होता है। तो ये कैसे होता है? ये आपको जैसे कि हमने सपोज करो यहाँ एक वीक एसिड लिया, दिस इज वीक एसिड HA इज ए वीक एसिड। जब हम इसको किसी एक्वस में डालते हैं तो ये कुछ H प्लस आयन बनाता है और कुछ A माइनस आयन बनाता है। 100% डिसोसिएट नहीं होगा बिकॉज इट इज ए वीक। तो जब भी कोई वीक एसिड या वीक बेस के आप लेते हैं तो ये कुछ क्वांटिटी में आयोनाइज होते हैं। मान लो इसका 1 मोल लिया मैंने तो स्टार्टिंग में इसके 0 मोल, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसके अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए और इसके अल्फा मोल बने इसके अल्फा मोल। अब किस कंसंट्रेशन पर बने? तो ये बने किसी C कंसंट्रेशन पर, ये बने C कंसंट्रेशन पर, ये बने C कंसंट्रेशन। तो यहाँ अगर हम इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाता है। यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन H। इसको हम H प्लस की जगह हम C अल्फा लिख देते हैं, A माइनस की जगह हम C अल्फा लिख देते हैं और HA की जगह हम 1 माइनस अल्फा और C लिख देते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल कर आता है C
स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा सी। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाता है, ये आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक एसिड का और किसी भी वीक बेस का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो कोलराज लॉ में हमें बताया कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बाय यूज ऑफ कोलराज लॉ पता कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम इस पर आपको एक न्यूमेरिकल्स बताते हैं। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ of 0.1 molar acetic acid is 0.1 molar acetic acid is acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 1 centimeter inverse. Calculate the dissociation constant of acetic acid. Calculate the dissociation constant of acetic acid CH3COOH। तो यहाँ आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है। हमें पता है एसिटिक एसिड का जब हम किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो हम यूज करते हैं के सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ हमें पहले कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.1 मोलर, बट अल्फा हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने के लिए हमें पता है लैम्डा एम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। इस फॉर्मूले से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो एसिटिक एसिड द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, हमें यहाँ एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया गया। तो पहले हमें इस एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा एट एनी कंसंट्रेशन। तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। इस फॉर्मूले से हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा एम कंडक्टिविटी, के फॉर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी इज गिवन 4.95 into 10 to the power minus 5 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। हमें m इज इक्वल टू मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म फॉर मोलरिटी। तो यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, यहाँ हम 0.1 रख देते हैं। तो इसको 0.1 रख देंगे तो ये एक जीरो और हम बढ़ा देते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 4.95 into 10 to the power minus into lambda m is equal to 4.95 into 10 to the power minus 4।
अब यहाँ पर दिस इज मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी की जो है यूनिट बताई थी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किस तरीके से आता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारे पास आ गई मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरा हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको गिवन है, ये दिया गया है आपको 390.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो अब हम यहाँ सबसे पहले अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा सी की जगह हम यहाँ एट एनी कंसंट्रेशन, तो 4.95 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई ये आया हमारे पास 390.5 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये कट जाएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारे पास निकल कर आएगा ये आ जाएगा लगभग 390। तो 4.95 390.5 10⁻⁻1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/10। और यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे लगा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 1 जीरो ऊपर लगा देते हैं। एल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास 495 395, तो ये लगभग हमारे पास 0.1 टाइम, इसको हम जीरो लगा देते हैं 1 टाइम 0.1 इंटू 10⁻²। तो ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू निकल कर आ गया 0.1 इंटू 10⁻²। अब हम इजीली डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा, सी हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 और अल्फा का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 0.1 इंटू 10⁻² स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 10⁻², के इज इक्वल टू 0.1 और 0.1 इंटू 10⁻², तो इसको हम लिख देते हैं -4 इसको जब हम सोल्व करेंगे तो के का जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻²। तो इस तरीके से हम जो है बाय यूज ऑफ कोलराश लॉ को यूज करके हम किसी भी वीक एसिड, किसी भी वीक बेस और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।